हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम हर पटेल और आज की इस वीडियो अपन देखने वाले हैं आयन एक्सचेंज प्रोसेस। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने जो अपना पार्ट 2 था, यूनिट 2 का पार्ट 2 था, जिसमें अपन ने वाटर सॉफ्टनिंग मेथड में 3 वाटर सॉफ्टनिंग मेथड देखी थी। सबसे पहली थी अपनी लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड थी अपनी जियोलाइट और अब थर्ड जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है आयन एक्सचेंज, ठीक है। जिसमें से ये दो तो अपन ने इससे पहले वाली वीडियोस में, इससे पहले वाले लेक्चर्स में अपन ने कंप्लीट कर लिया। अगर नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, उसमें अपन ने देख लिया है। और अपन आज लास्ट वाली जो अपनी वाटर सॉफ्टनिंग मेथड है आयन एक्सचेंज, इसको अपन अच्छे से देखेंगे कि एग्जाम में इससे किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे आयन एक्सचेंज मेथड होता क्या है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के अपन डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं, आखिर देखते हैं कि आयन एक्सचेंज होता क्या है, ठीक है। अगर आप इसके थोड़े नाम पे ही नज़र डालेंगे आयन एक्सचेंज, इससे आप क्या समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही मतलब बेसिक अगर मोटा मोटा बताऊं तो इससे ये समझ रहे होंगे कि आयन का कुछ एक्सचेंज होता होगा। जैसे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें उसमें क्या है, स्टॉक्स का लेन देन होता है। वैसे ही अगर आयन की बात करें तो आयन का एक्सचेंज होता होगा। आयन से अपन को मतलब क्लियर हो गया आयन क्या होता है, जैसे Ca2+ आयन, H+ आयन, OH- आयन, ये होते हैं अपने आयन, ठीक है। और एक्सचेंज का मतलब लेना देना, ठीक है। जैसे ये नीचे वाली उसकी बात करें, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज। और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, गिव एंड टेक, मतलब लेना और देना। सिंपल, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अगर अपन को एग्जाम में लिखना है तो अपन ये छोटा सा तो लिख नहीं सकते कि आयन एक्सचेंज एक प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, ठीक है। मतलब दिस मेथड बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, और एक्सचेंज का मतलब लेना देना। इसको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में अपन को एग्जाम में लिखना है तो वो प्रोफेशनल लैंग्वेज यहाँ पे लिखी है और इसी से अपन आराम से समझ जाएंगे, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आयन एक्सचेंज होता क्या है, ठीक है। क्या कह रही है डेफिनेशन, आयन एक्सचेंज इज अ केमिकल प्रोसेस वेयर आयन्स इन अ सॉल्यूशन आर स्वैप्ड। अब ये स्वैप्ड क्या होता है, ठीक है। स्वैप्ड का मतलब अगर नॉर्मली मैं बताऊं, जैसे ही अपने पास क्या है A, ठीक है, ये दूसरा ये B, ठीक है। स्वैप का मतलब इनकी जगह चेंज कर देना। जैसे अगर मैं इसको रीजनरेट करूं तो क्या है कि ये B और ये A, ठीक है। मतलब इसमें क्या हुआ है, जो A है वो किसकी जगह पे चले गया है, B की जगह पे, और जो B है वो किसकी जगह पे जो B है वो किसकी जगह पे चले गया है, A की जगह पे, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या हुआ है, स्वैप्ड हुआ है, इन्होंने अपनी जगह एक्सचेंज की है, ठीक है। सिंपली वही लिखा है, क्या लिखा है इसमें भी, आयन एक्सचेंज इज द केमिकल प्रोसेस वेयर आयन इन अ सॉल्यूशन आर स्वैप्ड फॉर अदर आयन्स ऑफ सिमिलर चार्ज। ये दूसरा चीज़ सिमिलर चार्ज। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे Ca+, ठीक है, उसके बाद Mg+, Mg2+, ठीक है, ये किससे एक्सचेंज करेंगे, बस प्लस आयन से, ठीक है। यह एक्सचेंज कर सकता है किससे, हाइड्रोजन से, ये एक्सचेंज कर सकता है। अगर इन दोनों की बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम से एक्सचेंज कर सकता है, मैग्नीशियम जो है कैल्शियम जो है वो मैग्नीशियम से एक्सचेंज कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि ये मैग्नीशियम किससे एक्सचेंज कर ले, क्लोरीन से, क्योंकि ये वाले जो हैं ये क्या कहलाते हैं अपने कैटायंस, ठीक है, और ये क्या कहलाते हैं अपने एनायंस, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है, आयंस इन अ सिमिलर चार्ज दैट आर अटैच्ड टू अ सॉलिड मटेरियल, ठीक है। जो अपने, अब अगर सिंपली भाषा में बोलूँ, ठीक है, आयन एक्सचेंज क्या होता है, आयन एक्सचेंज इज अ केमिकल प्रोसेस विच आयंस इन अ सॉल्यूशन आर स्वैप्ड फॉर अदर मेटल्स, ठीक है, उससे स्वैप कर लेंगे अदर मेटल से जिनका सिमिलर चार्ज होगा, दैट आर अटैच्ड टू अ सॉलिड मटेरियल, दैट इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज रिसाइन। आई होप सो जो कुछ भी अपन ने समझा है वो बहुत से क्लियर हो गया होगा। ये डेफिनेशन, जो ये 3 डेफिनेशन लिखी है आयन एक्सचेंज क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको सिंपली इसको नोट कर लेना है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल दिया था ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। तो सिंपली आपको आयन एक्सचेंज समझ जाना है। आयन एक्सचेंज डी आयोनाइजेशन या फिर डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस, इसमें से कुछ भी बोले अपन को समझ जाना है वो आयन एक्सचेंज प्रोसेस की बात कर रहा है। और आयन एक्सचेंज प्रोसेस क्या होता है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस होता है कि किसी भी जो अपना एटम है, जो अपने आयंस हैं, ठीक है, सिमिलर टाइप के आयंस हैं, उनका लेन देन करना, ठीक है, गिव एंड टेक करना। एक्सचेंज का मतलब ये होता है आयंस का एक्सचेंज करना। आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो सिंपली आपको इसको नोट कर लेना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आयन एक्सचेंज मेथड को थोड़ा सा डिफाइन करिए तो ये डेफिनेशन अपन को लिख देनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ इन दिस प्रोसेस वी यूज पॉलीमर डिजाइंस,
एज आयन एक्सचेंजर। ठीक है, इन दिस प्रोसेस में अपन कुछ पॉलीमर डिजाइंस यूज करते हैं आयन एक्सचेंजर के लिए, जैसे दिस डिजाइंस आर क्रोस लिंक्ड एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है, क्या है कि जो अपने ये डिजाइंस रहते हैं, ठीक है, जो डिजाइंस रहते हैं वो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर के होते हैं और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, सेकंड इट इज़ इनसॉल्युबल, मतलब कि वाटर में ईजिली ये सॉल्युबल नहीं होते, मिलते नहीं हैं, घुलते नहीं हैं, ईजिली जो है सॉल्युबल नहीं होते, ये इनसॉल्युबल नेचर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट, इट इज़ पोरस लाइक स्ट्रक्चर। पोरस जो अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में पोरस लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि यहाँ पे क्या रहता है, सोडियम रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर कोई हार्ड वाटर आता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की उसमें इम्प्यूरिटीज़ रहती है, तो ये क्या करता है, इसके अंदर जाता है, जिससे आयन का एक्सचेंज हो जाता है अंदर, जिससे क्या होता है, यहाँ से सोडियम आयन बाहर निकल जाता है और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से ये अंदर ही रह जाते हैं। तो ये जो अपना है डिज़ाइन, ये पोरस लाइक स्ट्रक्चर का है। उसके बाद इसमें क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है इसके साथ। ठीक है, अब वो फंक्शनल ग्रुप एसिडिक भी हो सकता है और वो फंक्शनल ग्रुप बेसिक भी हो सकता है। ठीक है, एसिडिक होता है अगर फंक्शनल ग्रुप, तो उसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, कैटायन एक्सचेंजर कैटेगरी में। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्या है, ये H+ आयन को रिलीज करता है। ठीक है, वहीं अगर इसकी बात करें बेसिक की, तो इसमें कौन कौन से, क्वाटर्नरी अमोनियम, उसके बाद क्वाटर्नरी फॉस्फोरिल। ठीक है, ये वाले जो है इसके बेसिक एग्जांपल हैं और ये कौन सी, एनायन की कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि इसमें से ये क्या करता है, OH आयंस को रिलीज करता है। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। एनायंस वो क्यों, एनायंस एक्सचेंजर इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि OH जो आयन है उसको रिलीज करता है, और इसको कैटायन क्यों करते हैं, क्योंकि ये H+ आयन को रिलीज करता है। आई होप सो इतनी सी चीज़ जो है अपन को क्लियर हो गई होगी। अभी नहीं आई है तो कोई बात नहीं, जब अपन जो उसको देखेंगे आयन एक्सचेंज मेथड का पूरा सा न्यूमेरिकल देखेंगे, उसकी जब केमिकल रिएक्शंस देखेंगे तो अपन को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अभी बस आपको थोड़ा सा इसको धीरे धीरे समझते हुए चलना है। ठीक है, जितना भी लिखा है इसको बस आप नोट कर लीजिए अपने हिसाब से। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। और मतलब ये नोट इसलिए करिए क्योंकि साथ साथ में अगर आप नोट्स बनाएंगे तो जब एग्जाम के टाइम पे अपन को पढ़ना होगा, समझना होगा, तो अपन को आसानी हो रही होगी। ठीक है, तो सिंपली आपको इतना पार्ट नोट कर लेना है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कैटायन एक्सचेंजर, जो उसकी डेफिनेशन है, कैटायन एक्सचेंजर डिजाइन और कैटायन एक्सचेंजर। ठीक है, एनायन एक्सचेंजर डिजाइन और एनायन एक्सचेंजर, ये क्या कहते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सच डिजाइंस हैव, ये कुछ मतलब अगर मैं सिंपली इतनी डेफिनेशन नहीं पढ़ रहा और ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे, सिंपली अगर मैं बताऊं तो क्या है, जो H+ आयंस को रिलीज़ करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो H+ आयन को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें H+ आयन रहते हैं, वाले क्या होते हैं, कैटायन एक्सचेंजर। उसके बाद एनायन एक्सचेंजर, जो OH आयंस को रिलीज़ करते हैं या जिसके पास OH आयन रहते हैं, उसको अपन एनायन एक्सचेंजर बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशंस भी यही कह रही है। ये चीज़ मैंने बस आपको एग्जाम में लिखने के लिए बताई है। अगर ये चीज़ याद नहीं रहती ना एग्जाम के टाइम पे, सिंपली आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ, कैटायन एक्सचेंजर क्या होते हैं, जो H+ आयन को रिलीज करते हैं। ठीक है, जिसके पास H+ आयन रहता है उसको अपन कैटायन एक्सचेंजर बोलते हैं। एनायन एक्सचेंजर किसे बोलते हैं, जिसके पास OH- आयन रहता है। ठीक है, या OH- आयन को रिलीज करते हैं, उनको अपन एनायन एक्सचेंजर बोलते हैं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको भी सिंपली नोट कर लेना है कि अगर एग्ज़ाम में आए तो ये थोड़ा सा याद कर लें, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में अपन आराम से लिख दें। यह समझ नहीं है, बस ज़्यादा याद करने पे ध्यान मत देना, थोड़ा सा बस आप इसको समझ लेना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या है, यहाँ पे 2 कंटेनर दिए हुए हैं। सबसे पहला कैटायन एक्सचेंजर कंटेनर, सेकंड एनायन एक्सचेंजर कंटेनर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक इनलेट दिया हुआ है जिसमें से हार्ड वाटर अंदर आएगा। ठीक है, और ये एक आउटलेट दिया है जहाँ से जो अपना कैटायन फ्री एसिडिक वाटर है ये दूसरे वाले कंटेनर में जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक और आउटलेट दिया है जहाँ से सॉफ्ट वाटर निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद ये अपना एक सिंक दिया है जहाँ से अपन जो अपना वेस्ट वाटर होगा, जो अपन रीजनरेट जो करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो डिस्टिल वाटर से वॉशिंग वाटर करेंगे और जो गंदा वाटर होगा, वेस्ट वाटर होगा, वो यहाँ से इसको सिंक कर लेंगे। ये इसके लिए 2 सिंकर दिए हैं।
ठीक है। यहाँ से भी अगर इसको भी रीजनरेट करेंगे तो ये यहाँ से सिंक कर लेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद और क्या पार्ट बचा हुआ है, इतना चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब समझ लेते हैं आखिर ये प्रोसेस किस तरह से वर्क करती है आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, हार्ड वाटर जो है इसमें फिल किया जाता है। हार्ड वाटर जिसमें CaCl2, MgSO4, NaCl, KCl इस टाइप के कुछ आयंस रहते हैं, ठीक है। जब इस हार्ड वाटर को इसके अंदर डाला जाता है, इसमें क्या है, कैटायन एक्सचेंजर बेड है ये, जिसमें H+ के आयंस हैं, ठीक है। कैटायन मतलब H+, ठीक है। तो इसमें H+ है। उसके बाद क्या होता है, जब ये हार्ड वाटर आता है जिसमें क्या है Ca, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस रहते हैं, ठीक है। जब ये इसके ऊपर आता है तो इसके ऊपर फ्लो करता है ना। और ये इसकी एक्सचेंजर प्रॉपर्टी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ये वाटर के साथ है ये क्या आ जाता है, H+ इस वाटर के साथ आ जाता है, और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम रहते हैं वो इस पर बैठ जाते हैं, इस लेयर पे, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे जो आया वाटर, इसके अंदर H+ आयंस आ जाते हैं, ठीक है। और ये H+ आयन इसको अपन क्या करते हैं, दूसरे टैंक में डाल लेते हैं, ठीक है। H+ आयन से नहीं आते, इसके साथ जो एनायंस बचे हुए थे अपने Cl2, ठीक है, उसके बाद SO4, ठीक है, ये भी इसके साथ चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कैटायन फ्री तो हो जाता है, ये वाटर कैटायन फ्री तो हो जाता है, बट इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज रहती है, ठीक है। कैटायन फ्री हो जाता है बट इसमें एसिडिक प्रॉपर्टी रहती है, तो इसलिए ये क्या कहलाता है, कैटायन फ्री एसिडिक वाटर, ठीक है। जब ये कैटायन फ्री एसिडिक वाटर इस कंटेनर से दूसरे एनायन एक्सचेंजर कंटेनर में आता है तो क्या होता है, ये इसमें आएगा, तो जिससे क्या होगा, H+ आयन तो इसमें है, ठीक है, ये इसको नहीं छेड़ेगा, पर जो अपनी दूसरी चीज़ रह गई थी SO4, ठीक है, और उसके बाद कौन सा था Cl2-, ठीक है, और कार्बोनेट हो गया, ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं ये इसके ऊपर फ्लो करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, OH- जो आयंस हैं वो वाटर के साथ मिलके नीचे आ जाते हैं। बाकी ये वाली जो इम्प्यूरिटीज़ हैं ये क्या करती है, इसी पे बैठ जाती है, SO4 इस पे बैठ जाएगा, Cl2 इस पे बैठ जाएगा, ठीक है, क्लोराइड जो है इसमें बैठ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो अपना वाटर है उसके साथ क्या है, ये OH- की इम्प्यूरिटीज निकल आती है, और जो ये वाटर है इसको फिर अपन क्या कर लेते हैं, सॉफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था कि इसमें से H+ आयंस तो आ गया था, ठीक है, साथ में इसमें, और OH, ठीक है, तो वही है कि H+ आयन प्लस OH, तो ये साथ मिलके क्या बना लेगा, H2O। तो ये जो वाटर बनेगा लास्ट में, जो इसको अपन यहाँ से निकालेंगे सॉफ्ट वाटर, ये पहले तो एनायन कैटायन जो है कैटायन फ्री हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ से एनायन फ्री हो जाएगा, तो मतलब इसमें कैटायन और एनायन फ्री वाटर हो जाएगा, और लास्ट में अपन को सिंपली जो नेचुरल वाटर है, सॉफ्ट वाटर है, वो मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई आपको, आई होप सो। थोड़ी मुश्किल हुई होगी पर मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, उतना ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले जल्दी बता देता हूँ। सबसे पहले ये हार्ड वाटर अपन इसमें फिल करेंगे, ठीक है। हार्ड वाटर में ये सारे सॉल्ट रहते हैं, सॉल्ट रहेंगे, आयंस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब ये हार्ड वाटर इसके ऊपर फिल करेगा कैटायन एक्सचेंजर के ऊपर, इसमें क्या है, H+ नाम के आयंस हैं पहले से, ठीक है। एक्सचेंजर प्रॉपर्टी ये फिर शो करेगा, जिससे क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो हार्ड वाटर में आयंस रहते हैं वो इसमें बैठ जाएंगे, और जो H+ है वो वाटर के साथ इस ग्रेवल से नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर इस वाटर को अपन क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे, ठीक है। अब साथ में ये पूरे के पूरे आयंस आए होंगे, जिसमें से कैटायंस तो इसमें बैठ गए, बाकी एनायंस तो इसमें बचे हुए हैं, तो एनायंस भी H+ के साथ इसमें चले जाएंगे, ठीक है, दूसरे वाले कंटेनर में। तो ये वाला जो वाटर रहेगा कैटायन फ्री तो हो जाएगा, ये वाला वाटर कैटायन फ्री तो हो जाएगा बट एसिडिक रहेगा, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे एनायन एक्सचेंजर बेड पे जब ये एनायन आएंगे, ठीक है, जो अपने कैसे होगा, Cl2 हो गया, SO4 हो गया, ये वाले जब कैटायन इसके ऊपर फ्लो करेंगे तो OH- जो है ये एक्सचेंजर प्रॉपर्टी फिर से शो करेगा, जिसमें क्या होगा, OH जो है वो वाटर के साथ मिलके आ जाएगा नीचे, और जो अपने Cl2, SO4 और कार्बोनेट है ये इसके ऊपर बैठ जाएंगे, ठीक है। और जो अपना ये वाटर है ये इसमें निकल आएगा, ठीक है। फिर इस वाटर क्या करेंगे, निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। तो ये जो अपना जिसमें H+ हो गया, H+ अपन ने इसमें से निकाल लिया था, ठीक है, जो ये वाटर गया था, फिर जो एनायन इम्प्यूरिटीज थी वो भी इसमें से निकाल ली, फिर OH निकल के आया, तो ये साथ में मिलके क्या बना लिया, वाटर, ठीक है। ये जो वाटर रहेगा ये एनायन और कैटायन फ्री रहेगा। आई होप सो ये जो चीज़ है ये अपन को क्लियर हो गई है, ठीक है। ये डायग्राम की प्रैक्टिस आपको कम से कम 4 से 5 बार करनी होगी, ठीक है। पहले तो 2-3 बार देख के करिए, और जो मैंने बताया वो साथ साथ में फॉलो करते रहिए, ठीक है। उसके बाद 3rd से 4th बार बिना देखे बनाने की कोशिश करिए, जो चीज़ मुश्किल लगती है फिर आके देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये क्या है, ये 3 क्वेश्चन में, ये जो 3 वाटर सॉफ्टनिंग मेथड, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा अपन को, है ना। बाकी जैसे ही अपनी सॉफ्टनिंग प्रोसेस हो गई, एक टाइम क्या आता है कि
जो ये कैटायन एक्सचेंजर बेड है इसमें से H प्लस आयन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार जब अपना कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन जब इसके ऊपर आएंगे तो इससे क्या होगा, H प्लस आयन्स तो निकलते जाएंगे, ठीक है, इस पर बस कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन्स आता रह जाएंगे। जब ये चीज़ आ जाती है कि इसमें से H प्लस आयन्स रिमूव हो गए, ठीक है, पूरी तरह से हट गए हैं, तो फिर क्या करेंगे अपन, वाटर सॉफ्टनिंग मेथड को थोड़ी देर के लिए रोक देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, रीजनरेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। अब रीजनरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो अपना ये इसमें से अब H प्लस आयन को ख़त्म हो गए, अब इसमें H प्लस आयन लाना है तो क्या करेंगे, जो अपना ये एसिड है जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इसको क्या करेंगे, ये जो अपने कंटेनर में भरा हुआ है इसको यहाँ से स्पार्कल करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, स्पार्कल करेंगे, फिर जिससे क्या होगा, ये फिर से एक्सचेंज प्रॉपर्टी जो है शो करेगा, ठीक है। इसमें जो भी आयंस होंगे Ca के, Ca2+ के, Mg2+ के, ठीक है, जो भी आयंस रहेंगे इसके ऊपर वो क्या करेंगे, वो नीचे चले जाएंगे, यहाँ नीचे चले जाएंगे, और इस पर क्या है, H प्लस आयंस फिर से वापस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब ये Ca2+, Mg2+ आयंस इसके यहाँ नीचे आ जाएंगे, उसको क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, सिंक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से डिस्टिल्ड वाटर से इसको वॉश कर दें, जिससे जो अपना एक्स्ट्रा अगर कोई इसमें एसिड बचा हो तो वो भी निकल जाए, और साथ में अगर Ca2+, Mg2+ ये सब भी बचा हो तो वो भी यहाँ से निकल जाए। सारे वाटर को यहाँ से सिंक कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, जिससे क्या होगा, ये वाला कंटेनर फिर से फ्रेश हो जाएगा, जिससे अपन फिर से वाटर शॉर्पनिंग मेथड को स्टार्ट कर सकते हैं। वही चीज़ सेम यहाँ पे होगी। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, NaOH का सॉल्यूशन को यहाँ से स्पार्कल करेंगे, जिससे क्या होगा, OH आयंस जो हैं, ठीक है, वो इसमें आएंगे, जिससे फिर से एक्सचेंजर प्रॉपर्टी शो करेगा। फिर इसमें जो CaCl2 या SO4, ठीक है, जो भी इसमें एनायंस थे वो क्या करेंगे, यहाँ से निकल के नीचे आ जाएंगे और OH आयन वापस इसमें भरते जाएंगे, ठीक है। जब ये नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से अपन इसको सिंक कर लेंगे, ठीक है। फिर ये चीज़ जैसी हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर से इसको वॉश कर लेंगे, ठीक है। अगर कुछ एक्स्ट्रा बचे होंगे वो भी निकल आएंगे, और साथ में अगर कुछ यहाँ पे CaCl2 SO4 कार्बोनेट अगर वो भी यहाँ पर आएंगे तो उसको यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। उसके बाद इनको सिंक कर लेंगे पूरा। तो ये हो गई अपनी क्या, रीजनरेशन प्रोसेस, ठीक है। आई होप सो इतनी सी चीज़ें जो है अपन को क्लियर हो गई होगी। आई नो थोड़ी सी मुश्किल आएगी, अभी भी आएगी कि यार अपन को समझ में नहीं आ रहा है, इसको क्या करना, अगर नहीं भी आ रहा है, मैंने 2 बार तो एक्सप्लेन किया है, एक और बार इसको देखना, ठीक है। एक और बार अगर आप देखेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। मैंने उतना तो समझा दिया, उतना से थोड़ा समझा दिया है जिससे आपको पार्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। बस आप इसको 5 से 6 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, 2 बार आपको देख के बनाना है सामने, ठीक है। तीसरी बार थोड़ा सा जब तक आपको बन रहा है तब तक बनाइए, उसके बाद देखिए, ठीक है। फिर चौथी 5वीं बार में ट्राई करना है कि खुद से अपन बनाएं, क्योंकि अगर आप बना लेते हैं डायग्राम तो आपको ये डायग्राम के बल पे ही आपको 7 से 14 मार्क्स अगर क्वेश्चन आता है, 7 मार्क्स क्वेश्चन आता है, पूरे नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ आयन एक्सचेंज। ये मेरे को नहीं करना एक्सप्लेन, क्योंकि अगर मैं करूँगा कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको समझाया है, जो चीज़ आपको बताई है, वही ये थ्योरी फॉर्म में लिख दी है कि एग्जाम में अगर आए तो आप थोड़ा सा थ्योरी में भी आप समझा दें, ठीक है। मतलब ये चीज़ को आपको याद नहीं करना है बिल्कुल भी, इसको आपको क्या करना है, अपनी रफ कॉपी में जिसमें आप नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट कर लेना है, एग्जाम के टाइम पे बस थोड़ा सा देख लेना है। अपन को ये डायग्राम वाली चीज़ तो अच्छे से क्लियर हो गई, जो प्रोसेस आपको बताई है, ठीक है, जो प्रोसेस आपको बताइए, अगर नहीं समझ में आई तो एक और बार देखिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो प्रोसेस आपको बताइए अपने मन से लिखने का ट्राई करना है, क्योंकि अगर अब याद करने के जाएंगे फालतू बर्डन पड़ेगा, ठीक है। और एग्जाम में उतने अच्छे से कॉपी चेक नहीं होती है, अपन को अपनी लैंग्वेज में लिखना ट्राई करना है, क्योंकि जब तक अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे तब तक एग्जामिनर पर भी अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, और अपन को भी खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार अपन ने पढ़ा है, ठीक है। तो अपन को ये चीज़ समझ में आ गई है तो खुद से ट्राई करना है, ठीक है। ये चीज़ बस मैंने आपकी एक हेल्प के लिए लिखवा दी है कि अगर आप कोई बच्चा रहता है इसमें कि यार भाई मेरे को याद ही करना है, मैं पूरा याद ही कर लूँगा, तो उसके लिए ये चीज़ लिख दी है कि आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अगर याद करना है तो याद कर लीजिए, यही चीज़ आप एग्जाम में लिख देंगे, आपको नंबर मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इतना आपको नोट कर लेना है, इतना पार्ट, और इसको नोट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है। सिंपली इससे पहले वाली जो रिएक्शंस पढ़ी अपन ने, लाइम सोडा प्रोसेस और जियोलाइट प्रोसेस, उसमें ये वाला क्वेश्चन बना था एग्जाम में, पर आयन एक्सचेंज का अगर प्रीवियस ईयर देखें तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं बना है कि केमिकल रिएक्शंस बताइए आयन एक्सचेंज मेथड के ऊपर। पर मुझे लगा कि यार अपन इतना रिस्की क्यों लेना, अगर अपने जो आगे अपन एग्जाम दे रहे हैं उसी में अगर आप पूछ लेता है कि आयन एक्सचेंज मेथड का जो उसकी केमिकल रिएक्शन है वो भी बताइए, तो
क्या फालतू भटकना, है ना। तो इसलिए मैंने ये भी करवा दिया है, अगर आपको एग्जाम में आता है इसके नोट्स बनाते हुए चल लें, आपको ये लिख देना है, ठीक है। नॉर्मल सी प्रोसेस है, बस इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि इसमें कैटायन एक्सचेंजर भी है जो रिएक्शंस हैं, और दूसरी एनायन एक्सचेंजर की रिएक्शंस है, ठीक है, क्योंकि वही है एक्सचेंज आयन एक्सचेंज प्रोसेस है, तो उसमें कैटायन भी होंगे और एनायन भी होंगे, ठीक है। सिंपली जो अपना लॉजिक से अपन जो समझते हैं उसी तरह से मैं आपको ये रिएक्शन बता देता हूँ, ठीक है। अगर इस टाइप की रिएक्शन की बात करें जिसमें RH+ रहता है और कैल्शियम रहता है, सिंपली इसमें क्या करना है कि जो अपना कैल्शियम है उसको H+ की जगह से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा R2Ca, ठीक है, और जो अपना हाइड्रोजन है वो बाहर निकल आएगा, है ना। वहीं अगर दूसरे पकड़ ले, जैसे CaCl2 को पकड़ लेते हैं, तो इसमें भी क्या करना है, जो कैल्शियम है उसको हाइड्रोजन की जगह से रिप्लेस कर देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R2Ca2+, ठीक है। वहीं अगर इसकी बात करें तो फिर क्या जो अपना रिप्लेस कर देंगे तो अपना H+ इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा HCl, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। सेम नीचे भी वही चीज़ है, अब उतना समझाने पे मैं नहीं गौर दे रहा हूँ, जो आपको लॉजिक बैठना था वो समझ गए होंगे, ठीक है। इसको सिंपली इधर वाले रिएक्शन को याद कर लेना और आराम से वो रिएक्शन बना देनी है, ठीक है। उसके बाद ये वाले जो हैं वो क्या है, कैटायन एक्सचेंजर हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाले जो हैं, ये जितने भी हैं ये अपने क्या है, इम्प्योर वाटर, इम्प्योरिटीज़ ऑफ रॉ वाटर, मतलब ये सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। जैसे कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, क्लोराइड की बात करें, ठीक है, कैल्शियम की बात, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम से जितने भी बनते हैं, चाहे वो क्लोराइड हो, सल्फेट हो, वो सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद इधर का क्या है, एग्जॉस्ट रिजाइन, ये अपने एग्जॉस्ट रिजाइन है, ठीक है। और इसकी बात करें तो कैटायन फ्री एसिडिक वाटर, ये वाला जो पार्ट है कैटायन फ्री एसिडिक वाटर है, वही है जो रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी। जैसे अगर इसकी बात करूँ, ठीक है, ये चीज़ जब अपन करते हैं, ठीक है, ये चीज़ जब अपन करते हैं, यहाँ से जो ये वाटर जा रहा है, ठीक है, ये वाले जो है कैटायन फ्री एसिडिक वाटर है, वही चीज़ इसमें लिखी हुई है, ठीक है। ये वाली जो चीज़ें हैं, जैसे H+ निकल के जाता है, HCl निकल के जाता है, H2SO4 निकल के जाता है, तो वो क्या है, अपनी कैटायन फ्री एसिडिक वाटर है। जैसे अगर आयन एक्सचेंजर रिएक्शंस की बात करें तो इसमें भी सेम वही लॉजिक रहेगा, ठीक है। ये वाले जो होगा अपने क्या है, आयन एक्सचेंजर हैं, ठीक है, और ये वाले जो चीज़ हैं ये अपनी क्या है, एनायंस फॉर एसिडिक वाटर, ठीक है। और ये एग्जॉस्ट वाटर और ये आउटगोइंग वाटर, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो अपनी एनायंस की एसिडिक वाटर है उसके साथ जब इसका रिएक्शन करेंगे तो सिंपली क्लोराइड जो अपना OH है उसकी जगह पे ये क्लोराइड को कर देना है, जिससे क्या बन जाएगा RCl, और OH जो है वो अपना बाहर निकल आएगा। सेम अगर कोई डबल वाली रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे ये वाली, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो अपना क्लोराइड है, ठीक है, जो अपना क्लोराइड है वो OH की जगह पे आ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये OH जो है इसकी जगह पे आ जाएगा, जिससे ये वाटर बाहर निकल जाएगा और साथ में RCl ये बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये सारी डेफिनेशंस हैं, इसको भी क्या करना, उतना ज़्यादा मत करना, आप नॉर्मली इन मैं कहूँगा आप केमिकल रिएक्शंस को ट्राई करना कि याद कर लें, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे ज़रूर नहीं है अपन सोचें कि यार अपनी टेम्परेरी हार्डनेस क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, उस हिसाब से चीज़ें निकालें। मैं वही कहूँगा कि इसको आप, वैसे तो कभी नहीं कहा, हर उसमें बोल रहा हूँ कि यार थोड़ा समझने का ट्राई करना, पर ऐसा है रिएक्शंस वाले जो कॉन्सेप्ट है, रिएक्शंस को अगर आप याद कर लेते हैं वही बढ़िया रहता है। एग्जाम में अगर आए तो अपन डायरेक्ट से लिख देंगे जो भी चीज़ें याद है, तो सिंपली इसको आपको याद कर लेना है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है, जो अपनी कैटायन एक्सचेंजर है और साथ में रिएक्शंस और एनायन एक्सचेंजर, ठीक है, इनको याद कर लेना है, अगर एग्जाम में आता है तो इसको लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आखिर एडवांटेजेस ऑफ आयन एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो क्या है, सिलेक्टिव क्लीनिंग। आयन एक्सचेंज कैन पिक आउट द स्पेसिफिक आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक आयन जो है सॉल्यूशन में से उसको पिक करता है और उसको बहुत अच्छे से क्लीन करता है, ठीक है। दूसरी उसकी बात करें, रीयूजिंग आयन, दिस मेथड हेल्प recover useful ions from the solution which is handy when you want to recycle or concentrate। मतलब सिंपली इसको जो आयंस है उसको वापस रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, ठीक है, रिकवर कर सकते हैं, वही चीज़ लिखिए, दिस मेथड हेल्प्स रिकवर यूजफुल आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है, जो अपनी यूजफुल आयंस रहते हैं उसमें से उसको रिकवर करता है। उसके बाद थर्ड उसकी बात करें, हेल्प द एनवायरमेंट। आयन एक्सचेंज इज यूज टू क्लीन अप पॉल्यूटेड वाटर बाय ग्रैबिंग onto harmful ions like heavy metals and pulling them, ठीक है। ये क्या करता है, जो अपना हार्ड वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर है, उसको क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है, जिससे एनवायरनमेंट में हेल्प होती है, ठीक है। वहीं अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें क्या है, वर्क
क्विकली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, जो इसका वर्क है आयन एक्सचेंज प्रोसेस का वो क्विकली है, जल्दी से तुरंत कर देता है, और साथ में एफिशिएंटली मतलब बहुत अच्छे से वर्क करती है। ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट की बात करें, यूज्ड एवरीवेयर। दिस मेथड इज यूज्ड इन लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक क्लीनिंग वाटर, मेकिंग फूड एंड मेडिसिन एंड इवन माइनिंग टू सॉल्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, इसका हर जगह यूज़ है, चाहे वो अपनी क्लीनिंग वाटर में देखें, वाटर क्लीन करने में, फूड बनाने में, मेकिंग फूड में, मेडिसिन में, इवन जब अपन माइनिंग करते हैं किसी चीज़ की, उसमें भी जो है जो अपनी आयन एक्सचेंज प्रोसेस है उसका यूज़ है। आई होप सो इसके एडवांटेजेस बहुत क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एग्जाम में आता है अगर क्वेश्चन लिखने के लिए बताइए आयन एक्सचेंज मेथड के एडवांटेजेस क्या क्या है, तो सिंपली यही चीज़ें आपको चेप देनी है, आपको आराम से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, जिस तरह से अपन एडवांटेज देखिए उसी तरह से इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं, क्योंकि जिस चीज़ों की अच्छाइयाँ होती है उसकी बुराइयाँ भी कुछ होती है, तो बुराइयों भी अपन नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहली बुराई क्या है, क्रिएट वेस्ट। ये क्या है, बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है वो क्रिएट करता है। दूसरी, अब मैं वो नहीं बता रहा पूरा पढ़ के, ठीक है, क्रिएट वेस्ट। उसके बाद जो आगे की चीज़ें लिखी हैं ये बस आपको आराम से इसको, चाहे अब क्रिएट वेस्ट आपको मिल गया है तो इसको आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको लिखा है सिंपल लैंग्वेज में ही लिखा है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे व्हेन यू क्लीन द आयन एक्सचेंज डिज़ाइन यू ऑफन स्ट्रॉन्ग केमिकल दैट क्रिएट वेस्ट। ठीक है, जब आप अपन ये प्रोसेस अपनाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स निकलते हैं, ठीक है, जो वेस्ट क्रिएट करते हैं। सिंपल। उसके बाद चेंज वाटर केमिस्ट्री, यूजिंग आयन एक्सचेंज can change the balance of ion in the water which might need more treatment to fix। ठीक है, इस प्रोसेस से क्या है कि जो अपना आयन्स का बैलेंस है उसको ये गड़बड़ कर देता है, जिससे बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लगता है इसको ठीक करने के लिए, फिक्स करने के लिए। उसके बाद हाई सेटअप कॉस्ट, ये क्या है, बहुत ज़्यादा महंगा रहता है, हाई रहता है, जिससे क्या है हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है बस उसी में ये यूज़ हो पाता है। ठीक है, नॉर्मल छोटी इंडस्ट्रीज़ इसको अफोर्ड नहीं कर पाती। उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, नीड मेंटेनेंस, मतलब इसको टाइम टू टाइम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि यार तुमने कर दिया और सालों सालों बाद इसको ठीक कर रहे हो, तुम्हें रेगुलर मेंटेन करना होगा, हर हफ्ते हर महीने इसको एक बार चेक करवाना होगा, पता करना होगा कि इसमें कहीं कुछ खराबी तो नहीं आ रही है। ठीक है, कुछ कहीं से लीकेज तो नहीं है, जिससे क्या है ये अच्छे से वर्क करे। ठीक है, आई होप सो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं बहुत से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो सिंपली आप इसको नोट कर लीजिए। फिर एक और चीज़ जो अपना लास्ट स्पेशल चीज़ है जो अपने लेक्चर्स में मैं रख रहा हूँ कि आपको बता देता हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हो, आपको किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ मैं आपको। तो चलिए अब देख लेते हैं आखिर इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सिंपली अभी तक क्वेश्चन यही बना है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस को एक्सप्लेन करिए। अगर ये क्वेश्चन बना कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस को आप एक्सप्लेन करिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस को थोड़ा सा क्या करना है, डिफाइन कर देना है। अगर आयन एक्सचेंज प्रोसेस की जगह पूछ लेता है आपको डी आयोनाइज प्रोसेस या फिर डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस, तो सिंपली समझ जाना है ये आयन एक्सचेंज प्रोसेस है, इसके बस अलग अलग नाम है। तो उसमें भी यही चीज़ जो आप मैंने बताई है वही चीज़ आपको लिख देनी है। अगर ये दिया है और आप आयन एक्सचेंज प्रोसेस भी करके लिख देते हैं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। उसके बाद ये वाली चीज़ को आपको लिख देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ जिस तरह से लिखवाई है, जैसे पहले आप इतना चीज़ लिखेंगे, ये 3 डेफिनेशन, उसके बाद नाउ इन दिस प्रोसेस इन द पॉलीमर ये डाल के फिर ये चीज़ को लिखेंगे, ये थोड़ा सा आप ग्राफ बनाएंगे, तो क्या है एक एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि यार बच्चे ने थोड़ा अच्छे से समझ के आया है, पढ़ के आया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर देंगे। उसके बाद कैटायन एक्सचेंजर डिज़ाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, एनायन एक्सचेंजर को वो कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फिर ये अपना डायग्राम अच्छे से आराम से बीच का एक बड़ा सा पेज लेना है, जैसे अगर 32 पेज की जो है अपनी कॉपी आती है तो उसमें से पूरे फुल पेज ट्राई करना है कि अपन ये डायग्राम में पेल दें। ठीक है, आराम से पूरे फुल पेज में इसको डायग्राम को बनाना है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस ऑफ आयन एक्सचेंज मेथड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है कि डायग्राम में क्या क्या प्रोसेस हो रही है। ठीक है, ये लिखा है वो का वही आप लिख देंगे। इसमें अगर आयन एक्सचेंज मेथड को एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन आता है तब आपको केमिकल रिएक्शंस छोड़ देनी है, ये नहीं लिखनी। ठीक है, ये वाली चीज़ आप छोड़ देंगे। उसके बाद बस उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली आप अगर आयन एक्सचेंज प्रोसेस पूछता है और आप यहाँ तक भी आप आराम से आंसर लिख देते हैं, आपको पूरे नंबर मिल रहे होंगे। अब वो एक एक्सेप्शनल केस बन जाता है कि आपसे पूछ दे कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस बताइए। ठीक है, क्या आयन एक्सचेंज प्रोसेस बताइए और साथ में केमिकल रिएक्शंस,
कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस भी यूज़ हो रही है। तो सिंपली आपको यहाँ तक तो करना ही है, उसके बाद अपनी केमिकल रिएक्शंस को भी क्या करना है, थोड़ा सा डिफाइन कर देना है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसकी जगह एक और ये क्वेश्चन बन सकता है, केमिकल रिएक्शन को हटा के बोल दें कि आप एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताइए। ठीक है, तो अपन को क्या करना है इसमें, इस केस में अपन को क्या करना है, यहाँ तक तो अपन को आंसर को पूरा का पूरा लिखना है, फिर जो अपनी केमिकल रिएक्शन है उसको छोड़ देना है और अपन को फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख देने, बता देना, एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, बस वही करेगा। अगर क्वेश्चन भी घुमा रहा है तो अपन अगर पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं तो अपन को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो क्या करेगा, आपको लैंग्वेज में घुमाने की कोशिश करेगा, 2 से 3 क्वेश्चन को उसमें पटक देगा जिससे आप आराम से लिख दें। ठीक है, तो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, कोई भी फीडबैक हो इस लेक्चर से रिलेटेड या कोई भी आपको डाउट होता हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब कमेंट के अलावा अगर आप चाहते हैं कि यार भैया से बात करना, ठीक है, क्योंकि अपन को होता है यार कमेंट सेक्शन में क्या है अच्छे से आपको डाउट क्लियर नहीं कर पाता। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि यार भैया से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, कुछ डाउट हैं, कुछ चीज़ें पूछनी हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे अपन के फर्स्ट ईयर में डाउट रहते हैं। ठीक है, तो आपके भैया ने क्या करा है, यहाँ पे आपको अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करिएगा अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट है, चाहे केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है या फर्स्ट ईयर में है उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप सिंपली नंबर पर कॉल, मतलब इंस्टाग्राम पर DM करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये कुछ अपने फ्री कोर्सेज हैं जैसे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो अपन कर रहे हैं। ठीक है, इरफान भैया ने आपके लिए ओवरऑल जो फर्स्ट ईयर है उसके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट रखा है कि यार फर्स्ट ईयर वालों को अपन फ्री में सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में यूट्यूब पे जो है एक अरेंजिंग वे में कि यार प्लेलिस्ट बनी हो जहाँ से अपन डायरेक्ट जाके पढ़ रहा हूँ, ऐसी चीज़ कभी नहीं दी हुई है। ठीक है, ऐसी चीज़ अभी तक नहीं दी है, तो भैया ने सोचा यार अपन बच्चों को क्यों इधर उधर भटकाएं, अपन उसके लिए सब कर देते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में 2 से 3 यूनिट 3 से 4 यूनिट तक ट्राई करूंगा कि सेमेस्टर कंप्लीट होने से पहले करा दूं। ठीक है, बाकी तो उसके बाद अपन ट्राई करेंगे पूरी यूनिट कंप्लीट करवा दें। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट हो। उसके बाद बेसिक फिजिक्स नहीं है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है, ये सचिन ने करा के रखा है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 जो है करवा दी है, यूनिट नंबर 1 भी कुछ टाइम में डलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी BME, ठीक है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी इरफान भैया ने 4 यूनिट जो है करा के रखी है। इन सारे जो फ्री कोर्सेज हैं और जो अपना ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन देखना। ठीक है, उसमें बहुत सारी आपकी काम की चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसका भी 1 यूनिट जो है डल चुका है। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसका भी यूनिट 1 डल चुका है। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको चेकआउट करनी है, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद ये कुछ अपने पेड कोर्सेज जैसे M1, M2, EG और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, अब हमने यार फ्री का तो देख लिया, पर ये कुछ पेड कोर्सेज हैं यार, क्योंकि ऐसा ये वाले कोर्सेज बहुत बेकार तरीके से फैलते हैं। और अगर हमने इन कोर्सेज को फ्री कर दिया, ठीक है, हमने इन कोर्सेज को फ्री कर दिया तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि फ्री की क्या है, कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको ये पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, आपको भी पता होगा मैं कितनी ज़्यादा 10 जगह से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अलग अलग तरीके से पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और उसमें भी देख रहा हूँ कि यार मैं किस तरह से इसको एक इजी वे में आपको समझा पाऊँ। ठीक है, एक भैया वाली टोन में आपको बता पाऊँ, एक बड़े भाई वाली टोन में, क्योंकि टीचर वाली टोन में तो वही खड़े होकर आराम से पढ़ा देंगे, पर एक भाई वाली जिससे आप कनेक्शन फील हो, उसके कितने आराम से आपको चीज़ें समझा पाऊँ, वो चीज़ें भी देख रहा हूँ। ठीक है, फिर भी क्या है, बहुत कम यूज़ आ रहा है ना। अब लगता है यार ऐसे में, क्योंकि अपन को क्या है, फ्री की उतनी वैल्यू नहीं होती। अगर यही कोर्स अगर मैं पेड करके इस पर डाल देता, ठीक है, ऐप बना देता, 500 रुपये में बेचता, तो आप उसको ख़रीद के पढ़ते। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ते शुरुआत से, क्योंकि आपने उसके लिए पे किया। तो वही चीज़ है, अगर आप ये कोर्स हमने पेड रखा है तो कुछ सोच समझ के ही रखा होगा। अगर आपको इन कोर्सेज में कोई भी दिक्कत आती है, क्योंकि पता है अपन को खुद ही समझ आ जाता है कि यार प्रोफेसर अगर पढ़ा रहे हैं कॉलेज में, तो अपन को पता चल जाता है यार कि जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उस तरह से एग्ज़ाम तो निकाल पाएंगे। और M2, EG ये वाले कुछ ऐसे एग्ज़ाम हैं जो अपन को बहुत खतरनाक तरह से पेलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 3rd ईयर वालों के कॉल आए थे, 3rd ईयर वाले बच्चों के, बोलते भैया अभी तक मेरा M2 नहीं निकला है। ठीक है, M2 जो अपना फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट आता है, सेकंड सेम में सब्जेक्ट आता है, वो 3rd ईयर तक नहीं निकला है। और उसमें पूछते हैं यार स्टेप मार्किंग के नंबर मिलेंगे कि नहीं। ठीक है, तो मतलब ऐसे ऐसे कुछ डाउट रहते हैं, और इससे कुछ बच्चे रहते हैं जिसके 3rd ईयर तक ये वाले सब्जेक्ट बहुत बेकार तरीके से खींचते हैं। तो क्या करना है, अगर अपन को लग रहा है कि स्टार्टिंग में कि अपन को नहीं आ रहा है, तो बैक का नहीं देखना है कि यार बैक का पेपर आएगा तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा। क्योंकि बैक में ऐसा है, इंजीनियरिंग में 40 जो अपने 4 साल आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें 40 सब्जेक्ट रहेंगे।
हर सेम में 5 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि यार बैक निकाल लूँगा मैं, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस सेम में आप बैक निकाल रहे हो उस सेम में आपके पास 5 सब्जेक्ट रहेंगे। अगर उसके अलावा भी यहाँ से 2-3 बैक लेके जाएंगे तो टोटल आपके पास 8 से 10 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो समझ जाइए कि आप क्या अपने उस सेम का पढ़ेंगे या फिर अपना प्रीवियस का पढ़ेंगे, जाके बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ट्राई करिए कि आप इसी सेम में ये सब्जेक्ट को निकाल लें। अगर जरा सा भी लगता है तो सिंपली अपन को कुछ नहीं देखना है, ठीक है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका प्राइस 799 है, ठीक है। वर्थ इट रहेगा, उसी में आपको डेमो लेक्चर मिल जाएंगे। आप थोड़े से देखिए, अगर आपको लग रहा है समझ में आ रहा है कि यार मैं सर पढ़ा रहा है और अपन को क्लियर हो रहा है, तो सिंपली आपको बैच ले लेना है ना। और अगर आप इसका रिव्यू चाहते हैं तो अपने सीनियर से ले सकते हैं, सीनियर ने भी यहीं से पढ़ के M2 जो है, या फिर EG की बात करें या M1 की बात करें, यहीं से पढ़ के निकाले हैं, ठीक, क्योंकि पता है कॉलेजों की हालत क्या हो रही है, ठीक है। तो और अगर इस चीज़ों से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट रहे तो सिंपली आपको ये नंबर दिए हुए हैं, इन पे कॉल करना है और वो डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर ऐप से कोर्स लेने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई चीज़ ऐसी हो रही है यार भैया सर्वर इशू हो रहा है, तो सिंपली आपको इन नंबर पे कॉल करना है। आपके जो डाउट हैं, जो चीज़ें हैं वो रिजॉल्व हो रही होंगी, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।